नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब हैं और इसी को देखते हुए नेताओं के दौरे भी छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज होते चले जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर बीजेपी अभी से एक्टिव मोड पर आ गई है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया और अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 6 दिन के बस्तर दौरे पर आए हैं। हालांकि बीजेपी के अलावा कांग्रेस का फोकस भी बस्तर पर ही है। पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में भरोसे का सम्मेलन किया था, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाया गया था। ऐसे में कौन सी पार्टी बस्तर की बाजी जीतेगी, ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल बस्तर को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज है। पहले अभी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है जिसका बस्तर उसी की सरकार। तभी तो चुनाव चाहे कोई सा भी हो, बस्तर पाने की ख्वाहिश हर राजनीतिक दल की होती है। लिहाजा बीजेपी ने मिशन बस्तर को अंजाम देना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी को फिर से सत्ता में आना है और 5 साल के सूखे को खत्म करना है तो उसे फिर से बस्तर के किले पर झंडा फहराना ही होगा। यही वजह है कि बीजेपी के आला नेताओं का फोकस बस्तर संभाग पर है और वे वहां दौरा कर रहे हैं। लेकिन बस्तर किले पर मजबूती से परचम लहरा रही कांग्रेस आश्वस्त दिखाई दे रही है कि बीजेपी के बस्तर फोकस से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आदिवासी जानते हैं कांग्रेस ही उनका ख्याल रख सकती है। बस्तर अपने नाम करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों का दौरा भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पर आए थे। अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 6 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हैं। यही नहीं, इससे पहले भी बीजेपी के तमाम आला नेताओं का फोकस बस्तर पर है, क्योंकि वर्तमान में बस्तर की कुल 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और जाहिर है सत्ता पाने के लिए इस किले पर सेंध लगाना भी जरूरी है। ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। तो वहीं बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी अपने परचम को बुलंद रखने की कवायद में जुटी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन किया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आमंत्रित किया गया था। बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है। आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। ऐसे में बस्तर के लोग किसे पसंद करेंगे और किसे नापसंद करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश में सत्ता पाने की लालसा रखने वाली दोनों ही पार्टियां मिशन बस्तर के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बस्तर को लाल आतंक से कब छुटकारा मिलेगा। 15 साल प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी हो या फिर 5 साल प्रदेश की बागडोर संभाल रही कांग्रेस, लेकिन बस्तर की तस्वीर को बदलने में दोनों ही दलों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। रायपुर से ओम चंद्रकार, इंडिया वॉइस के लिए। तो क्या बस्तर का बीजेपी का मिशन बस्तर साकार हो पाएगा? बस्तर का बाजीगर कौन कहलाएगा, एक बड़ा सवाल है 2023 के चुनाव के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। इसी के साथ एक एक करके ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। बस्तर का बाजीगर कौन है? बस्तर का बाजीगर कौन, एक बड़ा सवाल। इसके साथ साथ बस्तर की सियासी बिसात पर कौन होगा पास,
और कौन होगा फेल, क्योंकि फिलहाल 12 विधानसभा सीटों में से बस्तर के कांग्रेस के पास 12 की 12 विधानसभा सीटें हैं। बस्तर की बाजी किसकी, कितनी तैयारी, आखिरकार ये सवाल है। जो जीतेगा बस्तर उसी की बनेगी सरकार, यानी जो जीतेगा बस्तर वही बनेगा सिकंदर, सत्ता का सिकंदर। बीजेपी का फोकस मिशन बस्तर, ये जो फोकस है बीजेपी का। इससे पहले हालांकि अमित शाह यहां आए थे। 23 के लिए बीजेपी का बस्तर पर जोर है और तमाम नेताओं के जो दौरे हैं ताबड़तोड़ वो जारी हैं। तो बीजेपी का बस्तर सपना क्या साकार हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अंशुल मिश्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है अंशुल भाई आपका। राहुल टिकरिया है हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी आपका स्वागत है। गंगेश द्विवेदी जल्दी हमारे साथ होंगे बतौर वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन शुरुआत राहुल टिकरिया आप ही के साथ, क्या ये मान के बैठ गई है बीजेपी कि अगर 5 साल का सूखा खत्म करना है तो बस्तर जरूरी है और बिना बस्तर के मुमकिन नहीं है, जो जीतेगा बस्तर वही होगा सिकंदर? जी बिल्कुल, बस्तर एक बड़ा क्षेत्र है और बस्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। हाँ, वही दृष्टिकोण से लगातार संगठनात्मक दौरा वहां पे जारी है और बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल कटिबद्ध रही है और भारतीय जनता पार्टी को बस्तर का आशीर्वाद भी मिला, वहां की जनता का आशीर्वाद मिला। मगर 2018 में हुए चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने झुंझुना वाले घोषणा पत्र जारी किए, उससे युवा वर्ग, महिला वर्ग और आदिवासी सभी एक प्रकार से घोषणा पत्र के चलते हमें वहां पे जनमत खोना पड़ा और हम अब उसी जनमत को वापसी के लिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार लगातार जो वादा खिलाफी की है घोषणा पत्र में अपने 36 वादे करके, तो हम उन वादा खिलाफी को लेकर और अपने 15 साल के विकास कार्य हमने किए हैं उस विषय को लेकर वहां पे बस्तर की जनता का विश्वास वापस जीतेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि 15 साल जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के, लगातार बस्तर जो क्षेत्र है उसने विकास के नए आयामों को छुआ है। चाहे लाइब्रेरी कॉलेज हो, चाहे कौशल विकास केंद्र हो, और तो और दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब बनाया गया। बस्तर संभाग में 5000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया और तो और लगभग 50,000 बिजली कनेक्शन जो किसानी के लिए होते हैं वो जारी किए गए। और सर इतना काम हुआ राहुल टिकरिया, आपकी सरकार में इतना काम हुआ कि 12 विधानसभा सीटों में से एक पर भी नहीं आ पाया। दंतेवाड़ा भी कांग्रेस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल जो विकास के तो मैंने इतना काम किया, 15 साल में इतना काम किया कि 2018 के चुनाव में सबकी सब सीटें 12 की 12 सीटें अंशुल मिश्रा जीत गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई। अंशुल मिश्रा बताइए। झूठे वादा खिलाफी वाले घोषणा पत्र ने ये किया। ठीक है, वो तो सर 18 में जनता ने आपको बता दिया, बस्तर की जनता ने, आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अंशुल मिश्रा, क्या वाकई में बात सच है कि बस्तर जो जीतेगा वही सत्ता का सिकंदर बनेगा? क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव में आप बस्तर जीते थे, भूपेश बघेल सत्ता के सिकंदर बने, मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में अगर आपको दिल्ली दरबार में काबिज होना है तो यूपी को कहीं ना कहीं जीतना होता है। हाँ। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की एक राजनीति में बस्तर जो होता है वह अभिन्न हिस्सा है। बस्तर दरबार की थोड़ी सी प्रतिलिपि, जी मैं बस्तर की थोड़ी सी प्रतिलिपि आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ। बस्तर के लोग बहुत सीधे हैं महोदय और बहुत जानकार है महोदय। वो इनका सीधा और जानकार का जो समायोजन है उसी की प्रतिलिपि है कि 12 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमको दी है। इन्होंने अभी आशीष टिकरिया जी ने अपने 15 साल के कारण बताए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन मैं उनको एक चीज और बता देना चाहता हूं, शायद उनके पास उनकी इस बात को लेकर ज्ञान नहीं होगा कि बस्तर के जो सीधे आदिवासी भाई थे उनकी बड़ी रकबा जमीन को इन्होंने अलग अलग कंपनियों को भेंट कर दिया था, जिसका कोई आचार नहीं था। उनको वापस करने का काम हमने किया है। बस्तर में कोंडू कुटकू पाया जाता है, वनांचल में काम करने वाले जो लोग होते हैं
जो काम करते हैं, छोटा छोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसको एमएसपी में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमने किया है। और जो तेंदुपत्ता की बात अगर बीजेपी करे तो वो तो बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि तेंदुपत्ता की दलाली जो 15 वर्षों में हुई है वो ऐतिहासिक तौर पर किसी प्रदेश में और किसी देश में नहीं हुई है। उसको अगर हमने समर्थन मूल्य 5,000 से ऊपर लेने का प्रति बोरा काम किया है तो वह हमने किया है। और ओम माथुर जी बस्तर जा रहे हैं, उनका स्वागत है। इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, बस्तर के किसी भी कोने पर वो उंगली रख ले जो 15 वर्षों में जाने की हिमाकत नहीं करते थे, वो वहां चले जाए और अंशुल मिश्रा को बुला ले, वहां तक जाएंगे। नक्सलिज्म जो है वो जो सिर्फ 2 जिलों में बचा हुआ है, जो हमें मिला था तो 18 जिलों में था, अब सिर्फ 2 जिलों में बचा हुआ है, वहां पर उनको छोड़कर कहीं पर भी वो जा सकते हैं और मनोरम तरीके से पूरे बस्तर को घूम सकते हैं। बस्तर के लिए हमने यह करके दिखाया है। बस्तर के जो आदिवासी भाई हैं, आज वो कहीं ना कहीं अपनी जो कला एवं संस्कृति की कला को जो पूरे विश्व पटल पर बिखेर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने का अगर किसी ने काम किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमने काम किया है। तो बस्तर को क्या चाहिए था वो हमने पिछले 4.5 वर्षों में दे दिया, और बस्तर को क्या नहीं चाहिए था वो कहीं ना कहीं राहुल टिकरिया जी ने बता दिया। ठीक है, लेकिन राहुल टिकरिया कुछ तो वजह होगी ना, तभी तो जनता ने आपको नकारा। 15 साल का शासन किया आपने, एंटी इनकम्बेंसी वजह हो सकती है, वजह हो सकती है विकास, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो 12 में से आपका इनका झूठा घोषणा पत्र ने पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो। ये बोलते हैं कि तेंदुपत्ता के विषय में जो बात कर रहे हैं, आज 5,000 की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर 2500 मूल्य के अतिरिक्त को जो सेवाएं दी जाती थी, चाहे चरण पादुका हो या अन्य देय मूल्य की जो उनकी सुविधाएं दी जाती थी, अगर उनका आप कैलकुलेशन करेंगे 6,500 के ऊपर होता है। ये बात करते हैं कि आज 5,000 में खरीद रहे हैं, और वो भी 4.5 साल बाद। मैं बता रहा हूँ कि अगर 15 साल जो बस्तर की जनता हमें आशीर्वाद दे के रखी है, तो कहीं ना कहीं हमने वहां पे काम किया था। और आपको बार बार कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमें जो बहुत कम जनमत मिला था, उसका एक ही कारण था इनके झूठे घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र के चलते ही लेकिन 15 साल में रमन सिंह ने अगर विकास किया होता तो इनके झूठे घोषणा पत्र पर जनता क्यों विश्वास करती? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ 5,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बस्तर में बिछाया गया है। आप जाके देखिए कांकेर, लेकिन जनता ने नकार दिया था ना सर। अंशुल मिश्रा जी आश्चर्यजनक बात कर रहे थे कि हमें 18 जिलों में जब राहुल टिकरिया, जनता ने नकार दिया था। आपके 5,000 किलोमीटर के आपने जो सड़कों का जाल बिछाया उसको जनता ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। बजरी निकला है सड़कों के जाल के नीचे, बजरी जी, उस सड़कों के जाल के नीचे सर बजरी निकला है, बजरी। कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और आप कोटा मार्ग में पहले जा नहीं सकते थे, रात में सफर नहीं कर सकते थे, दिन में सफर करना मुश्किल होता था। आज वहां पे सड़कों का जाल बिछा। और अंशुल मिश्रा जी जो विषय कह रहे थे कि 18 जिलों में हमें नक्सलाइट मिले थे, अरे नक्सली किसके शासन में पनपे वो तो बता दीजिए। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब नक्सली आए, और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 15 साल तो आपकी सरकार रही, आप नक्सली को खत्म कर देते। नक्सली को पनपाने का काम राहुल टिकरिया 15 साल आपकी सरकार रही, आप नक्सलियों को खत्म कर देते। नक्सलियों को खत्म क्यों नहीं किया आपने? लगे हुए थे खत्म करने में। इनके राज्यसभा सांसद रंजिता रंजन जी क्या कहती थी कि नक्सली हमारे भटके हुए भाई हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखिए इनके विधायक के ऊपर हमला होता है, वो क्या दिखावटी हमला था? बता दीजिए अंशुल मिश्रा जी। मुख्यमंत्री जी अलग बयान दिए, गृह मंत्री जी अलग बयान दिए, उनके विधायक अलग बयान दिए। नकली हमला अंशुल मिश्रा जो बात निकल कर आई है, अंशुल मिश्रा जो बात निकल कर आई है वो बात यह है कि साहब झूठा घोषणा पत्र आपने दिया, जनता को भ्रमित किया, जनता को अपनी ओर डाइवर्ट किया, इसलिए आप बस्तर जीत गए, कांग्रेस बीजेपी हार गई। इस प्रकार के जब मुद्दे खड़े होते हैं तो समझ लेना चाहिए विपक्षी दल के पास किसी भी प्रकार का राजनीति करने का तो कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि अरे सर मैं आपके बीच में नहीं, राहुल जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक। अच्छा डिबेट जा रहा है, जनता सुनेगी इस बात को। बिल्कुल, बीजेपी के पास मुद्दा क्यों नहीं बचा है उसको मैं थोड़ा सा आपको सही बता देना चाहता हूँ। इन्होंने 2-4 बार प्रयोग किया झूठा घोषणा पत्र, झूठा घोषणा पत्र। 4.5 वर्षों से महोदय हम पक्ष में है तो आप विपक्ष में हैं, और आप विपक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि वह जो घोषणा पत्र झूठा हुआ करता था उसके बाद आप खड़े हो जाते सड़कों पर। आज सोकर क्यों उठे? 4.5 वर्षों से आप एसी वाले कमरों में क्यों सो रहे थे? एक बात। दूसरी बात, राहुल जी धैर्यपूर्वक मैंने आपको सुना है, थोड़ा सा हंसिए मत, गंभीर बात हो रही है, आप सीख रहे हो, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए। बीच में आप मत बोलिए, नहीं तो मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे। अब मैं मुद्दे पर आ जाना चाहता हूँ। 4.5 वर्षों से क्या आप महोदय सो रहे थे? एक बात। दूसरी बात,
आज भी हम यह कहते हैं संविधान और लोकतंत्र में कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। आपकी सड़कें कहाँ, एसी कमरों में क्यों सो रहे थे? एक दूसरी बात, क्योंकि आपके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा था और आपके बड़े बड़े नेता जब बस्तर संभाग में जाते हैं और वह ये कहते हैं कि मैं वर्ग विशेष के साथ नहीं खड़ा हूं। आज तक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी वरिष्ठ नेता ने यह कहा है और हमारी जो राज्यसभा सांसद ने कहा है उसका पूरा मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने चोरी करी है उसकी चोरी से गणना करिए। जो अरे कंप्लीट कर रहा हूं, अरे फिर बीच में बोलने में आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, मैं बोल रहा हूं, धैर्यपूर्वक सुनिए। हमारे गांधी जी यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने चोरी करी है उसकी चोरी से गणना करिए, उस व्यक्ति से मत करिए। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में यह कहते हैं कि जो नक्सल का जो लाल आतंक है उससे गणना करिए साहब, उस व्यक्ति विशेष से गणना मत करिए। जो 15 वर्षों में आपने जो कुछ नहीं किया था उसके चलते वो व्यक्ति नक्सली बन गया, वो नक्सली बनने के बाद उसको हमने फिर से उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो हम उस व्यक्ति से आज भी प्रेम करते हैं जिसको आपने नक्सलाइट बनाया था, और हम उस व्यक्ति से आज भी प्रेम करते हैं जब वो नक्सली बना था और आज हिंदुस्तान में अपने मुख्य धारा में काम करने का काम कर रहा है। राहुल टिकारिया जी, आपको क्या कोई बीमारी, राहुल टिकारिया जी आपको कोई क्या बीमारी है कि बीच में बोलने की, कि आप क्यों बीच के हो जाते हैं? बीच के लोग कहीं के नहीं हो पाते राहुल जी, बीच के लोग जो होते हैं ना वो कहीं के नहीं रह पाते, इसलिए एक साइड रहा करिए आप। बीच के लोग कहीं के नहीं रह पाते राहुल जी। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम बीच के बनकर मत बनिए। बीच के लोगों का इस समाज में अस्तित्व नहीं है, इसलिए कहते हैं कि या तो इधर के रहिए या उधर के रहिए। सोनी जी सच्चाई तो यह है, सोनी जी सच्चाई तो यह है, सोनी जी राहुल टिकरिया आगे करके अपनी बात रखी, मैंने आपको मौका दिया। अंशुल मिश्रा बोल रहे हैं, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं सर? बोलने दीजिए अंशुल मिश्रा। बीच का बंदर इनके साथ प्रॉब्लम है ना, ठीक है, बात पे आइए। सोनी जी समस्या यह है जो आपने मुद्दा पूछा ना कि बजरी उखड़ जाती थी। आज सिर्फ और सिर्फ जो बस्तर संभाग, इवन पूरा छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों में दलाली की भेंट चढ़ा था। आज जीएसडीपी 7.9 जाते हुए दिख रही है बस्तर संभाग की। आज तक आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो कोंदू कुटकू की मैं उनको बात कर रहा था, आज वह पूरे विश्व को जाना जा रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ करता था। जो उनकी छोटी छोटी कलाएं हैं, संस्कृतियां हैं आदिवासी मेरे भाइयों की, उसको दबाने का काम किया जाता था महोदय पिछले 15 वर्षों में। आज संपूर्ण विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है और चहुमुखी विकास की जो धारा बह रही है उसका कहीं ना कहीं पदार्पण किया जाता है। यह बस्तर में काम हुआ, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। पिछली बार भी हमें 12 मिली थी, इस बार भी हमें 12 मिली है। ये ना 3 में थे ना 13 में थे, क्योंकि ये बीच वाले लोग हैं जो बीच में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं और सिर्फ दलाली का काम करते हैं, इसलिए ये जिंदगी में कभी पनप नहीं पाएंगे। ठीक है, निकृष्ट राजनीति करने का जीता जागता उदाहरण अगर किसी के पास है तो वह बीजेपी के पास है। ठीक है राहुल टिकरिया अपनी बात रखिए। ये जो कह रहे हैं कि विश्व में राहुल टिकरिया जी, आपने मेरे बीच में बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं समझदार व्यक्ति हूँ, आप बीच में बोल गए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अंशुल मिश्रा बोल के बीच में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा। आप मुद्दे पर बात करिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप युवा हैं, आप विपक्षी हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप मेरे बीच में बोल रहे थे, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। बता दीजिए, जैसे बीच में बोलना नहीं तो समझाइश देना कहते हैं राहुल जी। थोड़ा सा अपने एकात्म परिपथ से पूछ कितना बोलेंगे अंशुल मिश्रा? देना कहते हैं अंशुल मिश्रा कितना बीच में बोलेंगे आप? बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि आप 10 बार बोल चुके हैं बीच में। अब राहुल टिकरिया अपनी बात रखिए। सोनी जी, आईना दिखाना जरूरी होता है साहब। मेरे पास एक टेक्निक है सर, वहां से एक बटन दबाते हैं और म्यूट हो जाता है, पता है आपको? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो अंशुल जी कह रहे थे कि कोदो कुटकी रागी आज विश्व देख रहा है। अगर पूरे विश्व ने उसको अपनाया है तो किसके माध्यम से अपनाया वो भी अंशुल जी बता दें। अंतरराष्ट्रीय अगर मिलेट्स डे अगर आया तो किसके माध्यम से आया वो भी बता दें अंशुल जी। उसके बाद बोले आदिवासियों के माध्यम से, आदिवासियों के माध्यम से साहब, आदिवासियों के माध्यम से। फिर तो बीच में बोले कौन है? अरे मैंने आपने सवाल क्या वो बता रहे हैं, लगता है कि ठीक है। गंगेश द्विवेदी सर, दोनों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, दोनों को डाउन कीजिए, दोनों को डाउन करिए। आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगा। दोनों को डाउन कीजिए पीसीआर, दोनों को ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन। अब आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, आप लड़ते झगड़ते रहिए ऐसे 10 मिनट तक। मैं गंगेश द्विवेदी सवाल ले लेता हूँ। गंगेश सर, अब बीजेपी का फोकस बस्तर पर है, मिशन बस्तर। वही बीजेपी जो 2018 के चुनाव में एक भी सीट बस्तर से नहीं जीत पाएगी थी, वो बीजेपी अब बस्तर जीतने की कवायद में लगी है। कुछ दिन पहले अमित शाह आए, अब ओम माथुर आए 6 दिनों के लिए। भूपेश बघेल भी बस्तर को लेकर एक्शन मोड में है।
भूपेश बघेल भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगे, तो ये मान लिया जाए कि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ की सियासत की राह आसान होगी। अगर सत्ता का सेहरा सर पर बांधना है तो बस्तर से होकर तो गाड़ी को निकालना ही होगा। हाँ, ये निश्चित तौर पर पिछले जब से राज्य बना है 2000 में राज्य बना और 2023 तक अब तक 4 चुनाव हो गए, उसमें ये परसेप्शन बने कि बस्तर में जो ज्यादा सीटें जो पार्टी निकालती है उसकी सरकार बनती है। जैसे कि पिछली बार 12 सीटें पूरी कांग्रेस को आई तो कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले लगातार 3 बार भाजपा की सीटें वहां पर 10, 11, 9 इस तरह की आई थी, तो उनकी सरकार बनी थी। तो एक परसेप्शन बना हुआ इसलिए, और दूसरा खासतौर पर पूरे वहाँ 1 सीट छोड़कर बाकी 11 सीट अनुसूचित जनजाति की है। सेम ऐसे ही सरगुजा बेल्ट में भी है, मतलब टोटल अपने यहाँ 90 में से 32 सीटें जो है की है, आदिवासी बेल्ट की है, तो एक बड़ा सा क्षेत्र सरगुजा भी है। लेकिन बस्तर को के नाम से परसेप्शन बना, इसलिए इन्होंने भी बस्तर विजय अभियान से अपने वहां पर शुरुआत की भाजपा ने आज से 4-5 महीने पहले, और कांग्रेस ने भी जब अपना चुनाव जो होगा पिछले महीने बल्कि इसी महीने शुरुआत में होगा, तो उन्होंने प्रियंका गांधी को बुलाया और बस्तर के से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। तो बस्तर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इस परसेप्शन तैयार होता है कि बस्तर जो बस्तर से निकाल लेगा वो चुनावी नैया पार कर लेगा, फिर से सरकार बनाने में आ जाएगा। ये इसका बड़ा कारण है। लेकिन और भी सीटें हैं मैदानी क्षेत्रों में भी निश्चित तौर पर बड़ी संख्या है, खासतौर पर दुर्ग में जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री वहाँ 6 मंत्री हैं, विधायक हैं, और इधर रायपुर का जो बेल्ट है बिलासपुर का कुछ बड़ा हिस्सा है। तो बाकी ये इन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ज्यादातर तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा को वोट पड़ता है, लेकिन पिछली बार सारे परसेप्शन टूट गए, बहुत मतलब एक तरफा वोट कांग्रेस को पड़ा था। तो ये वजह है कि लोग पहले बस्तर को छूटते हैं और बाद में फिर मैदानी क्षेत्रों में ध्यान देते हैं, सरगुजा की तरफ जाते हैं। देखिए, लेकिन सर बीजेपी आरोप लगा रही है कि बस्तर कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि जो मैनिफेस्टो जारी किया था संघ का वचन पत्र कांग्रेस ने, उस वचन पत्र में झूठे वादे किए गए जनता से, और झूठे वादों के दम पर सरकार बन गई, बस्तर जीत गई 12 की 12 सीटें। अभी तक तो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 90% उन्होंने जो पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो बनाए उन्होंने 90%, उसमें एक बड़ा इशू शराब का लगातार आ रहा है। अभी से नहीं, लगातार जब से सरकार में उसके बाद से ही ये इशू उठ रहा है कि शराबबंदी कब करेंगे। तो शराबबंदी सही मायने में तो छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। देखिए बस्तर और सरगुजा जहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे उनको शराब बनाने की छूट है। 6 लीटर शराब हर व्यक्ति बना सकता है और पी सकता है अपने घर में। उनकी संस्कृति का वो हिस्सा है, उनके हर पूजा पाठ में शराब का मतलब महुआ की शराब का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल, तो उनको तो आप रोक ही नहीं सकते। यानी 32 फीट पे आप एक बड़ी जो एरिया में आप बिल्कुल शराबबंदी तो कर ही नहीं सकते। फिर मैदानी इलाके में अगर एकाएक रोक लगा दे तो वो भी संभव नहीं है, लोग नशा शिफ्ट होगा। तो एक ये बड़ा इशू भाजपा लगातार उठा रही है, और इसको लेकर कांग्रेस में भी कहना है कि इवन कांग्रेस इनके जो आबकारी मंत्री उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि छत्तीसगढ़ संभव नहीं है। एक तरह से कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है इशू। हालांकि उन्होंने मैनिफेस्टो पर लाया था, लेकिन इसको संभव नहीं प्रदेश में लागू कर पाना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन राहुल टिकरिया, बीजेपी के पास रणनीति क्या है, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है बस्तर को इस बार जीतने का? क्योंकि वही बीजेपी जो एक भी सीट पे खाता नहीं खोल पाई थी बस्तर में 12 विधानसभा क्षेत्रों में से, इस बार ब्लूप्रिंट क्या है, किस रणनीति के तहत काम करेंगे और कैसे सरकार के खिलाफ मुद्दों को बुनाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी बस्तर में? देखिए, सरकार के खिलाफ अगर कोई रणनीति अगर बात की जाए तो इनके 36 वादे जो थे उसी में हमारे पास बहुत से ऐसे वादे हैं। ये बोलते जरूर है कि 90% हमने घोषणा पत्र पूर्ण किया है। मैं तो कहता हूँ 90% से ज्यादा घोषणा की बिंदु है इनकी बची हुई, जिनको इन्होंने मैं बता देता हूँ। 2 साल का बोनस है, चाहे बिजली हाफ का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला, 10 लाख बेरोजगारी भत्ता की बात कहे थे। 74,000 ही फॉर्म भरा गया है, उसमें से महज 5 से 10,000 बिल्कुल 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, बेरोजगारों को। बिल्कुल। और आप देखिए 60 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर लोग जो बुजुर्ग थे उनको पेंशन की बात कही गई थी, शराबबंदी की बात कही गई थी, बिजली बिल हाफ का वादा किया गया था। आज बिजली बिल हाफ के वादों में अंशुल मिश्रा, मुद्दे तो बहुत है विपक्ष के पास बुनाने के लिए, तो इस बार गाड़ी पलट ना जाए कहीं, ऐसा लग रहा है सरकार की। जिसके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो दिखाने का पूरा प्रयास करता है कि मेरे पास मुद्दे बहुत हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि वो 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, वो कहाँ?
वही लाइन मैं कह रहा हूँ। आप बहुत जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और आप बहुत वरिष्ठ एंकर भी हैं महोदय। मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपसे कहता हूँ, आपके पास भी गूगल होगा, हमारे पास भी है, वहां पर सर्च कर लीजिए। अगर वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो जो आप कहेंगे वो हारने तैयार हो, राजनीतिक जीवन से परित्याग करने तैयार हूँ। हाँ, वही बात अलग है कि आदरणीय रमन सिंह जी ने 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, जो आज दिनांक तक नहीं मिल पाया है। सच्चाई ये है साहब, हमने यह नहीं कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे रहे हैं। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट राहुल टिकरिया, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, पूछ लेते हैं। घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 5 10 लाख बेरोजगारों को 2500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने घोषणा पत्र के 5 बिंदु अंशुल जी देख लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल मिश्रा, राहुल टिकरिया आपका शुक्रिया, गंगेश द्विवेदी सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बस्तर किसका होगा? 18 में तो बस्तर हुआ कांग्रेस का, लेकिन क्या 2023 में बस्तर की आबोहवा बदलेगी? एक बड़ा सवाल है। खैर, चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिरकार बस्तर की धरती पर कौन करेगा राज और कौन होगा बस्तर का सिकंदर और कौन बनेगा प्रदेश सरकार का सरताज। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।